वंदे मातरम साथियों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो आज की इस वीडियो में हम साइंस के जो 25 के 25 क्वेश्चन आए थे ग्रुप डी एग्जाम में, उसका बात करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, जो मेरा एग्जाम था ना, वो 9 जनवरी 2025 को सेकंड शिफ्ट में था। तो मैंने सारे के सारे जो 25 क्वेश्चन मेरे शिफ्ट में आए थे ना, उस सारे के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो वीडियो में अंत तक जरूर बना रहेगा और सारा क्वेश्चन आप देखिएगा और कमेंट में बताइएगा कि ये जो मैं क्वेश्चन कराया हूँ ना, वो ही क्वेश्चन थे या फिर मैं जो करा रहा हूँ वो गलत है। तो आप कमेंट करके बताइएगा, इस चीज़ को वेरीफाई कर दीजिएगा कि जो भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं वो इसका 100% श्योरिटी कर सके कि जो मैं देख रहा हूँ वो सही है या गलत। क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे फेक वीडियो बन रहे हैं, जैसे कि आपको पता है जो साइंस है ना, प्योर एनसीईआरटी पूछा जा रहा है। जो लैंग्वेज भी है ना, वो एनसीईआरटी का ही है। तो ये सब बातें बात करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले, एंड देन अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है देन कमेंट करिएगा, मैं सारा को सोल्व आउट कर दूंगा। मैथ का भी मैं 25 का जो 25 क्वेश्चन था मैथ का, वो भी मैं डाल दूंगा। और रीजनिंग का भी 30 का 30 क्वेश्चन मुझे याद है, तो आप अगर बोलोगे तो मैं रीजनिंग का भी डाल दूंगा। तो अभी आप साइंस का कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे आप सभी, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो आज की इस वीडियो में हम ग्रुप डी के जो 25 क्वेश्चन आए थे साइंस के, वो सारे के सारे बात करने वाले हैं। और इसमें मैं पूरे, आप देखोगे जब वीडियो पूरा पीडीएफ मैंने 25 का 25 क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ, आप साफ साफ देख सकते हो। तो सारे के सारे 25 क्वेश्चन इस वीडियो में इंक्लूड किया हूँ। ठीक है, तो मुझे 25 के 25 सारे क्वेश्चन याद हैं, तो मैंने सारे इंक्लूड किया है। तो अब वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा और इस सबको पता चलेगा कि किस टॉपिक को कवर किया जा रहा है, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो आप देखिएगा फ्रेंड्स। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो भी एनसीईआरटी जो भी क्वेश्चन आ रहा है ना साइंस का, वो कहाँ से आ रहा है, वो एनसीईआरटी बुक से आ रहा है। किस बुक से आ रहा है, तो 9 और 10 के बुक से आ रहा है। तो अगर आप 9-10 का एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़ रहे हो तो प्लीज़ पढ़ो, नहीं तो फिर वही बोल रहा हूँ, 25 से 25 25 में 25 आप कभी नहीं कर पाओगे। क्योंकि क्वेश्चन जो आ रहे हैं ना, वो लैंग्वेज में आ रहे हैं, लैंग्वेज टाइप का आ रहा है, कन्फ्यूजन। मतलब ऐसा ऑप्शन आ रहा है ना कि आप ऑप्शन देख के कन्फ्यूज हो जाओ। आपको कॉन्सेप्ट पता है, मेरे को भी पता है, लेकिन ऑप्शन ऐसे आ रहा है कि वो कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है माइंड में कि कौन सा मारो। और इसी कन्फ्यूजन में हम मार भी नहीं रहे और मार भी रहे तो गलत हो जा रहा है। तो इस टाइप से हो रहा है। तो आपको मैं प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। तो आप लास्ट में बने रहिएगा, लास्ट में मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा एनसीईआरटी बुक से कि कौन कितने क्वेश्चन एनसीईआरटी से आए हैं। ठीक है, और मतलब ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं ना फ्रेंड्स, लैंग्वेज टाइप के आ रहे हैं। तो लैंग्वेज आप पढ़ोगे तो एनसीईआरटी बुक का ही लैंग्वेज आ रहा है, आप कहीं का इधर उधर लैंग्वेज आप यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन था कि तापमान बढ़ने पर ध्वनि का चाल क्या होता है। तो मैंने ये मारा था कि तापमान बढ़ने पर ध्वनि का चाल बढ़ता है। तो आप बताइएगा कि इसका आंसर क्या होता है। मुझे जहाँ तक पता है कि बढ़ता ही होगा, मतलब इस जब तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि का चाल भी इंक्रीज होगा। तो आप मुझे बताना कि क्या होता है इसका आंसर। ठीक है, तो आप आंसर भी कमेंट करते जाना सारे का। ठीक है, ये क्वेश्चन ये वाला, ये बहुत ही लेंदी कंफ्यूजन क्वेश्चन था। हाइड्रा के कई भागों में काट दिया जाता है, तो प्रत्येक भाग कैसे प्रजनन करेगा, प्रजनन से करेगा, मुकुलन से करेगा, ऐसा था। लेकिन क्वेश्चन मैंने जो इतना इजी लिखा है ना, इस टाइप से इजी नहीं था। तो मतलब ऐसे लिखा था, प्रत्येक भाग पूर्णजनन के द्वारा करेगा, मुकुलन के द्वारा करेगा, इस तरह से लिखा हुआ था। ठीक है, तो थोड़ा कन्फ्यूजन कर रहा था फ्रेंड्स। तो अब मुझे जहाँ तक लगता है कि हाइड्रा तो मुकुलन ही करता है, लेकिन इस क्वेश्चन में मुझे जहाँ तक लगता है वो प्रजनन होगा। आपको क्या लगता है वो आप जरूर कमेंट करिएगा। एक समीकरण से आया था, देखो समीकरण रासायनिक समीकरण से आया था कि जब HCl को इससे क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा। एक्चुअली अभी जरूरी नहीं कि जो मैं दिखाऊँ वही होगा, लेकिन एटलीस्ट समीकरण से था। ठीक है, अब मुझे जहाँ तक याद है यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड था। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को किसी से अभिक्रिया कराया जा रहा था। और यहाँ पर कौन सा एलिमेंट यौगिक था मुझे पता नहीं। तो आप कंफर्म करना कि क्या था, अगर आपको याद है तो। लेकिन इतना आप श्योर करके चलो कि जो रासायनिक समीकरण अभिक्रिया में जितनी भी अभिक्रिया दी है ना एनसीईआरटी में, अगर सारे के सारे आप याद कर लोगे तो 1 नंबर तो आपको यहाँ से कंफर्म रहने वाला है। ठीक है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि प्लीज़ जितने भी रासायनिक अभिक्रिया समीकरण जो चैप्टर है ना साइंस क्लास 10th में, उसके सारे के सारे जो रिएक्शन है उस सारे के सारे आप याद कर लो। यहाँ से क्वेश्चन फंस रहा है फ्रेंड, प्लीज़ बता रहा हूँ। क्योंकि मैंने जो गलती किया, अगर आप भी वही गलती करोगे तो फिर एनालिसिस कराने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप कहोगे तो मैं साइंस का सीरीज स्टार्ट कर दूंगा, जिसमें मैं आपको जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, मैंने कि देखो मैंने 6-7 महीने से पढ़ाई की है फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी मुझे कॉन्फिडेंस नहीं मिला कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि आप यहाँ पर अच्छा कर रहे हो तो एग्जाम में भी अच्छा करो, ऐसा नहीं है। एग्जाम की सिचुएशंस अलग होती है और घर पे जो हम तैयारी कर रहे हैं उसकी सिचुएशन अलग होती है। ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ वो पूरा सच है, अगर आप मानो चाहे नहीं मानो। कहने के लिए तो कोई भी कहता है कि मैं 80 किया हूँ 90 किया हूँ, तो वैसे नहीं होता फ्रेंड। ठीक है, अगर आप 80-90 कर रहे हो उसमें गलती हो रहा है तो क्या फ़ायदा। आप अगर 70 ही कर रहे हो, 80 ही कर रहे हो, 80 और 70 पूरे के पूरे सही है, तो उसमें बात बनती है। ठीक है, अगर आपने 80 किया और उसमें 10 गलत भी हो गया तो फिर वही काट पीट के तो कम ही नंबर आ जाएंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जितने करो सही करो और गलत नहीं करो, एक भी निगेटिव अटेम्प्ट मत करो आप लोग। ठीक है,
एक और क्वेश्चन था, निम्न में से कौन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, ऐसा कुछ ऑप्शन था मुझे जहाँ तक याद है। और मुझे मेरे से ये क्वेश्चन बना नहीं था, क्यों? क्योंकि जो एनसीईआरटी में जो रिएक्टिव जो दिया है ना, रिएक्टिव कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम दिया है, इस टाइप से एलिमेंट का रिएक्टिव ऑर्डर दिया है। तो अगर आपको वो याद है तो उसके अकॉर्डिंग आप कर पाओगे। तो आप देखो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट एनसीईआरटी के रिएक्टिव ऑर्डर से दिया है। वो मैं आपको सारा का सारा यहाँ पर प्रूफ भी दिखाने वाला लास्ट में, तो वीडियो में अंत तक बन रहेगा। अगर आप डायरेक्ट लास्ट में स्विच कर जाओगे तो फिर कोई भी फायदा नहीं एनालिसिस देखने का, ठीक है। एक और देखिए, एक कौन सा धातु है, इसमें से एक ऐसा क्वेश्चन आया था कि कौन सा धातु है, और थोड़ा कन्फ्यूजन था फ्रेंड कि पारा होगा कि, मैंने तो पारा मार दिया था, आप बताना कौन सा होगा। ऐसा कुछ पारा, फास्फोरस, सल्फर, ऐसा था, मुझे जहाँ तक याद है मैंने पारा मारा था। अब इसमें कौन सा आंसर होगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई थिंक कौन सा धातु है, धातु या धातु ऐसे कुछ आया था, ठीक है। तो अब जब धातु है धातु सारे आप याद कर लेना, ठीक है। आ रहा है फ्रेंड्स प्लीज़। वे कौन सा जीव भोजन के देखो एक आया था कि कौन सा जो जीव है ना भोजन को विघटित करके मतलब ऐसा कौन सा जीव है जो भोजन को विघटित करके पोषण प्राप्त करते हैं। तो ये ऐसा आया था, ठीक है, पोषण प्राप्त करते हैं। 4 ऑप्शन दिए थे, तो मुझे जहाँ तक लग रहा था मैंने विषम कोशी मारा था, ठीक है। तो मृत्युजीवी शायद होता, क्या पता, मुझे पता नहीं, लेकिन विषम कोशी होता। अब बताइएगा अगर आपने पढ़ाई किया है तो मुझे जहाँ तक लगता है वहाँ से विषम कोशी आया था। ये जो क्वेश्चन है ना डायरेक्ट एनसीईआरटी में गिवन है फ्रेंड, ठीक है। आपको मैं दिखाऊंगा इसका अमीबा में जो है ना उसमें गिवन है, मैं आपको दिखाऊंगा इसका लैंग्वेज, आप अच्छे से इसको यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको सारा चीज़ दिखाऊंगा, कौन क्वेश्चन कहाँ से पूछा है एनसीईआरटी से, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे हैं। अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हो तो कोई फायदा नहीं है फिर ग्रुप डी में तैयारी करने का, और सिलेक्शन भी आप छोड़ ही दो अगर आप एनसीईआरटी से नहीं पढ़ रहे हो तो, ठीक है। और 2 न्यूमेरिकल्स आए थे, एक आया था F=mg फार्मूले पर, और एक आया था हमारा W=FS के फार्मूले पर, ठीक है। मैं क्वेश्चन भी लेकर आया हूँ, आपको करा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चंस कैसे आते हैं मैं थोड़ा बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर गिवन था शायद फोर्स गिवन था 2000 न्यूटन, ऐसे कुछ, मुझे डाटा याद नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। फोर्स गिवन था और शायद नहीं मास गिवन था, और ये गिवन था F=ma, सॉरी mg लिखा मैंने, F=ma, ये तो ग्रेविटेशन के लिए हो जाएगा। F=ma एक्सेलरेशन था और शायद मास था, तो फोर्स पूछ रहा था ऐसा कुछ। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है ना इसमें ये दिया था, वर्क डन दिया था, मतलब W दिया था, कार्य दिया था, और डिस्प्लेसमेंट दिया था, शायद फोर्स पूछ रहा था। तो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था, मैं सारा डाटा बता दिया हूँ, कुछ भी पूछ सकता है फ्रेंड। अगर ये दोनों फार्मूला आपको यहाँ गलती हो गया है, ma होना चाहिए, ये mg जो होता है वो ग्रेविटेशन के लिए होता है। तो देखो मेरा जो साइंस है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैं कहाँ फंस गया हूँ ना, मैं देखो लास्ट में मैंने एनसीईआरटी बुक बाई किया फ्लिपकार्ट से, और मैं थोड़ा लेट से पढ़ाई स्टार्ट किया हूँ, इसीलिए मेरे को दिक्कत हुआ। नहीं तो फिर अगर मैं एनसीईआरटी पहले से पढ़ता तो मेरे साइंस में 25 में 25 होते फ्रेंड। जो मैंने गलती किया अगर वो आप वही करोगे तो फिर क्या ही फायदा एनालिसिस कराने का। तो जो मैं गलती किया हूँ आप प्लीज़ नहीं करें, ठीक है। तो अब देखो एक क्वेश्चन आया था कि वस्तु को अगर 2f पर रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, तो 2a पे बनेगा, ये ईजी था। ये क्वेश्चन कहाँ से आया मैं बता दूँ, एनसीईआरटी के जो बॉक्स है ना उस बॉक्स से आया। अगर आपको बॉक्स याद नहीं है तो प्लीज़ आप याद कर लो। अगर आपको याद नहीं है और याद करने में दिक्कत होता है, बार बार भूल जाते हो, तो मैं उसका ट्रिक भी बता दूंगा, ठीक है। अगर आप कहोगे तो मैं एनसीईआरटी का सीरीज स्टार्ट कर दूंगा, जिसमें 9 और 10 जितने भी चैप्टर हैं वो सारे कवर अप करा दूंगा ट्रिक से, ठीक है। अगर आप कहोगे तो मैं सीरीज स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। भौतिक परिवर्तन से क्वेश्चन आता है, किण्वन, ठोस का पिघलना, जंग लगना, कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। तो मैंने तो ये ठोस का पिघलना ऐसा कुछ क्लिक किया था मुझे जहाँ तक याद है, क्योंकि देखो ठोस अगर जंग लगना तो रासायनिक परिवर्तन नहीं है, किण्वन भी रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये भौतिक परिवर्तन नहीं है। ठोस का पिघलना, जैसे अगर आप ठोस समझ लो कि बर्फ़ है, तो बर्फ़ पिघलेगा तो क्या होगा, पानी बन जाएगा। ठोस एक तो बर्फ़ है ना, तो बर्फ़ को पिघलाओगे तो पानी बन जाएगा, तो फिर पानी बर्फ़ बन जाएगा, तो ये तो भौतिक परिवर्तन है। फिर ऐसा कुछ आया था जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है। मुझे जितना मुझे क्वेश्चन था याद था, मुझे सारा अपने लिख लिया हूँ। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप बताना कि ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ यही क्वेश्चन आया था कि नहीं, ठीक है। न्यूटन का कौन सा उदाहरण द्वितीय नियम को फॉलो करता है, तो ऐसा क्वेश्चन आया था। तो मैंने लिफ्ट वाला मार दिया था, आप मुझे बताना कौन सा होगा जहाँ तक मुझे याद है। और एक चलता हुआ गाड़ी था, रुका हुआ गाड़ी था, चलता हुआ व्यक्ति, और रुका हुआ लिफ्ट ऐसा था, चलता हुआ लिफ्ट या रुका हुआ लिफ्ट ऐसा था, रॉकेट ऐसे कुछ था। तो मैंने ये मार दिया था, लिफ्ट वाला मार दिया था। आप बताना कौन सा होगा। एक क्वेश्चन ग्राफ से आया था। ग्राफ में क्या था कि एक ग्राफ दिया था, बोल रहा था कि त्वरण का स्लोप कौन सा देगा। तो देखो जब मैं एनसीईआरटी से पढ़ा था, ये जो क्वेश्चन है ना ये एनसीईआरटी में दिया था, आपको मैं ये दिखाऊंगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ना ये एनसीईआरटी में हूबहू दिया है मुझे। अब मैं देखो लास्ट में पढ़ाई किया था तो मैं इसे नहीं मार पाया, मैंने लास्ट में पढ़ाई किया था इसीलिए मेरे 25 में 25 नहीं हो पाए। लेकिन अगर मैं 2-3 महीने पहले, मैंने कब बुक बाई किया पता है, मैंने सोचा था कि एनसीईआरटी क्या ही पढ़ना है, मैं कर लूँगा, ठीक है। तो मैं नीरज सर से पढ़ रहा था। तो देखो नीरज सर भी अच्छा पढ़ाते हैं, कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हो ना तो आप कितना भी पढ़ाई कर लो आप लैंग्वेज में फंस ही जाओगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी प्लीज़ पढ़ो, आपको कितना भी कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ते तो आप लैंग्वेज में फंस जाओगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। ये जो क्वेश्चन है ना समय ग्राफ वाला, ये आया था, बेग समय ग्राफ करके आया था, तो मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, ठीक है।
तो इसका ऐसा क्वेश्चन आया था कि वेग समय ग्राफ है और उसका स्लोप कैसा क्या होगा, तो त्वरण होगा। या तो ऐसे क्वेश्चन आया था या तो फिर मुझे थोड़ा मैं बहुत ही हो गया, भूल गया हूँ, लेकिन मैंने पहले ही लिखा था तो मुझे याद था। वैसे मैंने एग्जाम देकर आया तो फिर फटाफट मैंने लिख लिया था। एक समान त्वरण के चलती व्यक्ति का ग्राफ कैसा होगा। हाँ सॉरी, एक समान त्वरण से, देखो एक समान त्वरण से चल रहा है तो कोई व्यक्ति एक समान त्वरण से चल रहा है तो उसका ग्राफ कैसा होगा। तो यहाँ पर ये वेग होता है, एक समान वेग से चल रहा है और ये समय है, तो ये क्या देगा, वेग समय का जो ग्राफ है वो त्वरण देता है, ये एक समान वेग है तो त्वरण होता है इसका आंसर। तो ऐसे कुछ था, तो वेग समय था और त्वरण ऐसा ही कुछ था। ठीक है, तो आप देख लेना कैसा था, आपको याद होगा तो। नेक्स्ट, मतलब देखो मैं बेसिकली ये बताना चाहता हूँ कि या तो ऐसा क्वेश्चन था या फिर ऐसा क्वेश्चन था। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ, इसीलिए मुझे याद नहीं, इसलिए मैंने दोनों टाइप का लिख दिया है। स्लोप पूछा था कि मुझे याद नहीं थोड़ा, या फिर ये पूछा था, लेकिन मुझे यहाँ याद है कि वेग समय से क्वेश्चन आया था, उसका आंसर त्वरण होता। ठीक है, तो मैं दोनों तरफ से लिख दिया है, दोनों साइड से लिख दिया है। ठीक है, मतलब दोनों साइड से क्वेश्चन बना के लिख दिया है मैंने। उत्तक से क्वेश्चन था कि सरल सल की उपकला जो है ना, ब्रिक के नलिकाओं में कौन सा उत्तक होता है, तो सरल सल की उपकला उत्तक होता है। ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो आपने किया होगा। तो यही क्वेश्चन है जो मैंने दो क्वेश्चन कराए थे ना, W=FS और फिर F=MA वाला। तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, आप देख लो। अब बना पाओगे तो बनाकर आप कमेंट करना कैसे होता है। ठीक है, अब मैं बता भी दे रहा हूँ, कुछ करना नहीं था। ये क्या है, ये F है ना 4000 न्यूटन और ये 2000 जूल है। तो मतलब डाटा जरूरी नहीं कि यही था, लेकिन मैं क्वेश्चन ये जो है ना ग्रुप डी 2018 के लेकर आया हूँ, तो जरूरी नहीं कि डाटा यही था, लेकिन मुझे याद है कि वो डबल ट्रिपल जीरो ही कुछ दिया था। ठीक है, तो अब डिवाइड कर लो, आप क्या निकालना है, दूरी निकालना है ना। फॉर्मूला क्या होता है, W=FS। तो W कितना दिया है 2000 पुट करो, F कितना दिया है 4000 पुट करो, और हमें क्या निकालना है, एस निकालना है, दूरी निकालना है। ठीक है, डिवाइड कर दो आप, 3 0 से 3 0 गया तो 4 से गया ये 1 और ये 2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, तो S=1/2, डेट मीन 0.5। तो 0.5 आंसर होता है। तो मुझे जहाँ तक याद है डाटा ऐसा ही कुछ था, जीरो के फॉर्म में दिया था, मतलब जो 2004 से दिया था कुछ। ठीक है, लेकिन मुझे जहाँ तक याद नहीं था पूरा वैल्यू, तो इसलिए मैंने ये 2018 का लेकर आ गया। एक जो क्वेश्चन था ना ये वाला, मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो क्वेश्चन है W=M, ये वाला आई थिंक इसका जो आंसर है वो 100 न्यूटन आया था ऐसे कुछ करके। तो आप ये देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसको फ्रेंड तक जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप कहोगे तो मैं एनसीईआरटी का सीरीज स्टार्ट कर दूंगा। और रीजनिंग मेरे जो एनटीपीसी जो हमारा एग्जाम हुआ था ना, एनटीपीसी CBT 1 मैंने एग्जाम दिया था, मेरा निकला नहीं था, बट मैंने एनटीपीसी CBT 1 में मैंने रीजनिंग में 30 में 30 किए हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये वीडियो मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, जो प्लेलिस्ट मैंने आपको बोला है ना, ग्रुप डी एनालिसिस के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें मैं वो वीडियो पिन कर लगा दूंगा, तो आप देख लेना। मेरे एनटीपीसी CBT 1 में रीजनिंग में 30 आए हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो मैंने कहाँ से रीजनिंग पढ़ी है और कैसे मैंने रीजनिंग की तैयारी कैसे किया है, और सारे चैप्टर का ट्रिक मेरे पास है। तो अगर आप कहोगे तो मैं रीजनिंग के बारे में भी आपको भी गाइड कर सकता हूँ। ठीक है, P बराबर क्या होता है, V²/R, ये फार्मूला तो इससे आया था, डायरेक्ट फार्मूला ही पूछा था, तो ये इजी था फ्रेंड। एक क्वेश्चन प्रकीर्णन से आया था कि निम्न में से कौन एक प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं है, तारे का टिमटिमाना, फिर ऐसा कुछ था, फिर मरीचिका था, फिर मतलब ऐसा कुछ था, इंद्रधनुष का बनना, ऐसा था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है, मैं बोल रहा हूँ आपको, बार बार कितना लिखूँ मैं। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन था, तो मैंने मारा था इनमें से कौन सा एक प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं है। तो मरीचिका जो है ना, ये प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं होगा, क्योंकि मरीचिका कहाँ से बनता है, ये पूर्व आंतरिक परावर्तन से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट, वेग समय ग्राफ ऑलरेडी मैंने करा दिया है, तो एक ये रिपीट हो गया है। उपतुलन बल से क्वेश्चन आया था, उसमें दिया था कि द्रव्यमान इतना है, आयतन इतना है, तो ये वस्तु तैरेगा कि नहीं तैरेगा। तो ये मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था, इसलिए मैंने नहीं बनाया। ठीक है, तो आप ये देख लेना थोड़ा, ये क्वेश्चन ऐसा ही आया था। ठीक है, द्रव्यमान दे दिया था, आयतन दे दिया था, तो बोल रहा था कि घनत्व मतलब ये तैरेगा कि नहीं तैरेगा। तो घनत्व एक से कम, एक से ज़्यादा ऐसे कुछ होता है, तो मुझे उतना थोड़ा क्लियर नहीं था, इसलिए मैंने नहीं मारा। पौधे कौन सा जनन करते हैं, तो पौधे कौन सा जनन करते हैं आपको पता ही है, अलैंगिक जनन करते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब फिर क्वेश्चन आया था कि उदासीन विलयन में लिटमस पत्र, देखो वही बोल रहा था कि उदासीन विलयन में आप लिटमस पत्र डालोगे तो कैसा होता है, तो कोई भी मतलब अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, उदासीन विलयन है, उसमें लिटमस पत्र डालोगे, लाल पत्र नहीं, लाल पत्र, तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, तो अपरिवर्तित रहेगा। तो ऐसा था ऑप्शन मैंने मारा था। HCl किसी से अभिक्रिया नहीं करता है, ये ऑप्शन आया था, तो मैंने ये तो ऑलरेडी करा दिया था।
आपको पता ही है, पीछे मैंने करा दिया था, ये रिपीट हो गया है। फिर एक क्वेश्चन आया था कि एनोडीकरण, तो एनोडीकरण मैंने जिंक मार दिया था, तो ये गलत हो गया मेरा, ठीक है, क्योंकि एनोडीकरण जो है ना वो जिंक नहीं होता है, वो ये होता है जस्ताकरण होता है, गैल्वेनिकरण होता है, ऐसे गैल्वेनीकरण या एनोडीकरण कुछ आया था, ठीक है। तो आप ये थोड़ा देख लेना, ये एनसीईआरटी में गिवन है। एनोडीकरण होगा तो एल हो जाएगा और गैल्वेनीकरण होगा तो जेडन हो जाएगा, ठीक है। तो कीट बच्ची से कहा था कि कीट बच्ची जो होते हैं ना वो अपने भोजन के लिए कौन सा चीज़ ग्रहण करते हैं, तो कौन सा चीज़ ग्रहण करते हैं, तो नाइट्रोजनी पदार्थ ग्रहण करते हैं। ये कीट बच्ची पौधे क्या करते हैं, जो कीड़े मकोड़े उसको खाते हैं और उससे क्या होता है, इनको नाइट्रोजन मिलता है, तो ऐसा ऑप्शन आया था तो मैंने टिक किया था, ठीक है। ये सारे के सारे ना चीज़ें आपको एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आया था हाइड्रा और मुकुलन पुंजन, जो ऑलरेडी आपको बता दिया कि पुंजन को कई भागों में काटेंगे तो कौन सा होगा, ठीक है। एक आया था डीएनए और आरएनए से, तो डीएनए जो है ना मतलब माइक्रोकोन्ड्रिया, आपको पता है कि माइक्रोकोन्ड्रिया में डीएनए होता है, तो ऐसा कुछ करके आया था जहाँ तक मुझे याद है, थोड़ा मैं याद नहीं आ रहा, तो मुझे डीएनए और माइक्रोकोन्ड्रिया करके आया था, तो मैंने इसका आंसर डीएनए मारा था माइक्रोकोन्ड्रिया का, ठीक है। बाकी एक और क्वेश्चन आया था कि C2H5OH को किससे क्रिया कराएंगे कि NOH बनेगा, तो ये है ना, ये लैंग्वेज में आया था, लैंग्वेज में जैसे इथेनॉल अल्कोहल को किससे क्रिया कराएंगे, कार्बन में सोडियम हाइड्रोक्साइड आएगा, तो इस टाइप से क्वेश्चन आया था, तो लैंग्वेज में आया था फ्रेंड्स। तो आपको लैंग्वेज से सूत्र भी याद होना चाहिए, तभी आप बना पाओगे, ठीक है। नहीं याद है तो फिर नहीं बना पाओगे, इसीलिए अब मैं बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी आप जरूर पढ़ो। एनसीईआरटी में सारी चीज़ गिवन है, आपको मैं लाइन बाय लाइन दिखाऊंगा, विभिन्नता कौन सी जनन किससे होती है, पूरा कि कौन से मतलब जनन होगा तो विभिन्नता होता है, तो आपको पता है कि लैंगिक जनन होगा तो विभिन्नता होगा, तो ये होता है, ठीक है। और समानांतर श्रेणी से आया था कि 5 ओम के प्रतिरोध समानांतर श्रेणी में लगे हैं और कितने लगे, तो 5 ओम प्रतिरोध लगे हैं, तो इसका प्रतिरोध कितना होगा, तो आपको पता ही है 1/R से होता है फार्मूला, ठीक है। तो इससे 1/R इक्विवेलेंट बराबर ऐसे होता है, तो 5 बार करके फिर इसका वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगी। नेक्स्ट एक आया था कॉपर और कंडोम और नसबंदी से, तो मतलब ऐसा ही कुछ ऑप्शन था मुझे जहाँ तक याद है, लेकिन क्वेश्चन ऐसा था कि मतलब कौन सा तरीका सबसे अच्छा दूसरा तरीका है जिससे मतलब ये बचाव किया जा सकता है, मतलब जो होता है ना एड्स उसका, तो कौन सा तरीका है, तो मैंने कंडोम मार दिया था, तो मुझे शायद लगता है कि गलत है, बाकी आप देख लेना, थोड़ा मतलब वही कन्फ्यूजन पैदा कर दे रहा है फ्रेंड्स। तो बाकी मेरी तैयारी साइंस में अच्छी थी, लेकिन फिर भी उतना अच्छा नहीं था कि मैं सारे कर पाऊँ, लेकिन क्योंकि मैंने जो बुक बाई किया था ना वो मैंने बाई किया था जनवरी में, मैंने सोचा था कि मेरा जो एग्जाम होगा वो फरवरी में होगा, तो मेरा थोड़ा प्रिपरेशन गड़बड़ा गया। बाकी मेरी मैथ और रीजनिंग अच्छी गई थी फ्रेंड्स, रीजनिंग में मैंने तो 30 में 30 किया है, और मैथ में मेरे 20 सही है, 22 मारा था मैंने, 20 सही है मेरा, ठीक है। साइंस में थोड़ा मेरा कन्फ्यूजन हो गया, तो आप क्या करो, साइंस आप अच्छे से पढ़ो, कैसे पढ़ना है मैं आपको गाइड करूँगा, प्लीज़ आप एनसीईआरटी से पढ़ो, ठीक है। तो आपको चलो मैं दिखा दे रहा हूँ कौन कौन क्वेश्चन कहाँ से आए हैं। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन एक आया था ये वाला, आप देख सकते हैं, एक क्वेश्चन आया था, आप बताइएगा ये क्वेश्चन आया था कि नहीं, वह कौन सा जीव है जो अपने अंदर पदार्थों को विघटित करके पोषण प्राप्त करता है, तो कौन सा, देखिए वो ये देख सकते हैं विघटित करके लिख रहा है ना, तो यही वर्ड आया था, इसका आंसर विषम पोषण हो जाएगा, क्योंकि आप जब पेज को पलटेंगे ना, यहाँ पे देखिए क्या लिखता है, यहाँ पर साफ साफ लिखता है विषम पोषण, तो मैंने विषम पोषण क्लिक किया था। बाकी आप बताइएगा जो मैंने क्लिक किया वो विषम पोषण ही होगा या फिर मृतजीवी होगा, आप थोड़ा कंफर्म होकर बताइएगा कमेंट में, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन आया था कि कौन सा विधि जो है ना ये मतलब कैसे एड्स सोर्स हो जाता है, तो उसको मतलब बचाने के लिए कौन सा सबसे अच्छा दूसरा विधि है, मतलब ऑप्शन था, देखिए ऑप्शन सारे एक एनसीईआरटी बुक से ही थे, एक था कॉपर टी, ठीक है, एक कॉपर टी था, फिर एक आया था गोली के रूप में जो गर्भ निरोधक गोलियां होती है वो, फिर एक आया था कंडोम वाला, तो ये सारा आया था, ठीक है। तो आप बताइएगा इसको, ये सारे ऑप्शन दिए थे, मैंने तो कंडोम क्लिक किया था, ठीक है। अब बताना क्या होगा, मुझे कंफर्म नहीं था तो मैंने कंडोम क्लिक किया था, तो सारा एनसीईआरटी से ही आ रहे थे, आप देख पा रहे हो, तो आप अच्छे से पढ़ोगे तो आप खुद कर पाओगे, अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तो भाई यहाँ पर थोड़ा तो दिक्कत होने ही वाला है। एक और क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, और देखिए एक क्वेश्चन आया था माइक्रोकोन्ड्रिया से, आप देख पा रहे हैं माइक्रोकोन्ड्रिया से क्वेश्चन ऐसा था कि डीएनए ऑप्शन था, बोल रहा था कि जो माइक्रोकोन्ड्रिया है ना वो खुद का इसका डीएनए होता है, ऐसा कुछ करके आया था, तो मैंने डीएनए क्लिक किया था, ठीक है। तो आप देख रहे हैं साफ साफ ये कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। और एक देखिए ध्वनि चैप्टर से आया था, तो कौन सा क्वेश्चन आया था मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, देखिए वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ना ये आया था कि किसी भी माध्यम में उसका अगर हम ताप अगर बदलते हैं, ताप बढ़ाते हैं तो ध्वनि की चाल भी बढ़ती है, तो ये क्वेश्चन आया था। तो आप देख पा रहे हैं कि सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आ रहे हैं, और ये क्वेश्चन आपको मैं कराया भी हूँ, 25 का जो 25 क्वेश्चन सारे एनसीईआरटी से आए हैं, तो मैंने आपको बस एग्जाम्पल के लिए कराया है, 2 3 4 क्वेश्चन पर आपको दिखाया कि आपको विश्वास हो जाए कि एनसीईआरटी से ही आ रहा है, ठीक है। तो एनसीईआरटी और पीवाईक्यू आप फॉलो करो, होगा सिलेक्शन। अगर आप कहोगे तो मैं एनसीईआरटी और पीवाईक्यू का मैं सीरीज स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि आपका एग्जाम फरवरी में होने वाला है, तो अब 1 महीना पास टाइम है आपके पास, इस 1 महीने में 25 में 25 आप मार्क्स जरूर यहाँ पर प्राप्त कर लो।
और देखिए फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन आया था, ये लास्ट क्वेश्चन आपको मैं करा दे रहा हूँ। ये देखिए, ये क्वेश्चन आया था कि क्वेश्चन ऐसे आया था, आप देख सकते हो साफ साफ। क्वेश्चन आया था कि एक समान त्वरण से कोई चलता है, एक कार है जो एक समान त्वरण से चल रहा है। तो आप देख भी सकते हैं यहाँ कार लिखा भी है। तो ये मतलब यही सेम टू सेम आया था कि एक समान त्वरण से चलता हुआ कार का ग्राफ कैसा होगा, तो बेग समय होगा। तो बेग समय क्लिक किया था तो ऐसा ही क्वेश्चन आया था। देखो ये कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, तो एनसीईआरटी से आ रहा है। तो अगर आप पढ़ोगे तो आप कर पाओगे। तो अगर आप कहोगे तो मैं एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन या चैप्टर वाइज आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा। आप कमेंट करना, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको वीडियो बनाकर दे दूंगा, ठीक है। और मैंने आपको कभी भी नहीं कहा है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, लेकिन फिर भी आपका द्वैत बनता है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो आप लोग भी थोड़ा सा हमें प्यार दीजिए, क्योंकि आप लोग मुझे प्यार देंगे तभी मैं आपका सपोर्ट कर पाऊँगा। अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। इसके बाद मैं मैथ का 25 का 25 आपको डाल दूंगा, और रीजनिंग के मुझे 30 के 30 क्वेश्चन याद है, तो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जय हिंद फ्रेंड्स, वंदे मातरम।